हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो फिर मैं आज आपके लिए लाया हूँ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारा करंट अफेयर सेशन चलता है बियॉन्ड हेडलाइंस। ठीक है, तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 टॉपिक है और हर एक टॉपिक के बाद जैसा मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ जो आप वीडियो पॉज करके उसका कमेंट बॉक्स पे आंसर दे सकते हैं। तो ये मैं टॉपिक्स आज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया से आपके लिए लाया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक जो ओपीएससी ने कल जो उन्होंने अनाउंस कर रखा है 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स डेट। ठीक है, अब ये टाइम आ गया है बच्चों बहुत सीरियस होकर पढ़ने का। ये जो 12-13 दिन है बहुत अच्छे से इसको यूटिलाइज करें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें। हमने पीवाईक्यू बना रखा है, आप मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू डिस्कशन किए हमने, पॉलिटिका की है। ठीक है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा और आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये ओपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज जो टॉपिक है मैंने जो चूज़ कर रखा है वो है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो पहला टॉपिक है, अभी नोबेल प्राइज़ सबको दिया जा रहा है ना, तो ये पहला टॉपिक करेंगे। फिर ग्रैप, ठीक है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। फिर है हेबर बॉश प्रोसेस, ये साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है। फिर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मिठाई कुकी जो नागा कम्युनिटी, ये आपका सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए ये सेशन को। ठीक है, और सारे टॉपिक के जो पूरा जो कंप्लीट आपको पीडीएफ मैं जो हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है जो ओपन है उसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक, आप ज्वाइन करके ये पूरा पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं, चलो पढ़ते हैं पहले नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो नोबेल प्राइज़ से हर एक साल एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है कि किस फील्ड ना, कभी कभी वो फील्ड से जो कंसर्न पर्सन है जिसने नोबेल प्राइज़ जीता है, जैसे इकोनॉमी से आ जाए है, फिजियोलॉजी से हो जाता है, आपका पीस जो कैटेगरी में है, तो किस कैटेगरी से किस कंसर्न पर्सन वो आप नाम रखोगे, याद रखोगे, और वो पर्सन क्या एक्सपेरिमेंट किया है या फिर क्या कंट्रीब्यूट किया सोसाइटी के लिए जो उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो जैसे आप केमिस्ट्री में देखोगे, मेडिसिन में देखोगे आप माइक्रो आरएनए का डिस्कवरी उन्होंने किया। ठीक है, आप सेम इकोनॉमिक्स में ये पार्ट देखोगे कि ये डैरन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन को क्यों दिया गया है नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में। उन्होंने रिसर्च कर रखा है क्यों दुनिया में कोई देश अमीर है और कोई देश गरीब रह जाता है। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च किया है इन्होंने वेल्थ इनइक्वलिटी अमंग नेशन। कोई जैसे यूएसए डेवलप्ड नेशन में आता है, वो लोग जो उधर का जो लोग बहुत प्रॉस्पर होते हैं, और जो डेवलपिंग नेशन जैसे अफ्रीका, जैसे इंडिया, उधर के लोग क्यों प्रॉस्परस ज़्यादा नहीं है और क्यों गरीब रहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने रिसर्च कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपका बनेगा, इनको क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया है, तो इनको दिया गया, इन्होंने रिसर्च किया इनटू वेल्थ इनइक्वलिटी बिटवीन नेशन। ठीक है, इसके थोड़ा सा मैं बारे में बताऊंगा वेल्थ इनइक्वलिटी बिटवीन नेशन। तो ये जो रिसर्चर है उन्होंने क्या किसको ब्लेम दिया है कि क्यों कोई नेशन प्रॉस्परस रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा रहता है, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे ज़्यादा रहता है, और क्यों कोई इकोनॉमी का पर कैपिटा इनकम या लेस प्रॉस्परस रहता है। तो मैं एक यूएसए ले रहा हूँ एग्जांपल, जो कि प्रॉस्परस कंट्री है, और मैं यहाँ पे अगर अफ्रीका ले लेता हूँ जो कि डेवलपिंग नेशन है, जो प्रॉस्परस नहीं है। तो इन रिसर्चर ने कहा है कि जो मेन रीज़न है वेल्थ इनइक्वलिटी का, दैट लाइज इन द आवर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन, ये दोनों पे पूरा निर्भर करता है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे क्या हुआ हमारा राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल एमपी एमएलए। इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हमारा हो गया क्या, आरबीआई। फिर से कर देता, हाँ, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में हमारा हो गया आरबीआई हो गया। ठीक है, और आपका जो जितने भी फाइनेंशियल है, आईआरडीए, सेबी, ठीक है, तो ये सब हमारे इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन है। इन दो जो इंस्टीट्यूशन है, इनका जो काम करने का तरीका और इनका जो पॉलिसीज जो रहता है वो इफेक्ट करता है कोई एक कंट्री प्रॉस्परस हो रहा है कि नहीं, या कोई एक कंट्री अभी भी बिलो पॉवर्टी लाइन में जी रहा है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने रिसर्च करके यही दो बोला कि हमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो कंट्री का पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बोल सकते हो इफेक्टिव है, एक्टिव है, उनका जो पॉलिसी मेकिंग अगर अच्छा होता है और उसका साइड बाय साइड उनका अगर इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से किया जा रहा है, तो जाके वो कंट्री प्रॉस्परस होता है, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता है। ठीक है, ना कि पर कैपिटा इनकम, उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन, सब कुछ सिक्योर रहता है।
ठीक है। तो इसलिए जब भी आप याद रखो, जब भी आप IAS इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो ताकि आप पॉलिटिकल या फिर कोई इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशन में जाके आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो इसके मैंने डिटेल में इसको स्लाइड में मैंने दे रखा है, ठीक है, आप पढ़ सकते हो। और एक इन्होंने रिसर्च किया है, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी ज़्यादा होता है, जिस कंट्री में डेमोक्रेसी ज़्यादा है उसमें भी देखा गया है कि एज कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थोड़ा वो रीजन प्रॉस्परस रहता है, ठीक है। तो विथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशन में टू अचीव हायर इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। फिर सेकंड जो न्यूज़ में आता है जैसे ग्रैप, ये बहुत बार आप सुने होंगे और मैंने अपने प्रीवियस कोई वीडियो में इसके बारे में जिक्र किया था, कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। CAQM बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न जो NCR रीजन होता है, नेशनल कैपिटल रीजन में, ठंड के मौसम में, जैसे अभी अक्टूबर आ रहा है, रबी क्रॉप साव करने का टाइम आ रहा है, तो रबी क्रॉप जो साव करने से पहले वो लोग जो खरीफ क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करते हैं, वहाँ के पंजाब हरियाणा के फार्मर। तो जो एक मेन प्रॉब्लम को ये राइज होता है, क्या होता है, स्टबल बर्निंग, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखोगे आप, स्टबल बर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो जब नया जो एग्रीकल्चर बेड प्रिपेयर करने से पहले जो छोटे छोटे स्टबल रहते हैं, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू को, उसको जला देते हैं लोग पंजाब हरियाणा में, जिससे पॉल्यूशन दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में बहुत बढ़ जाता है, जैसे मैंने फोटो दे रखा है। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट 2017 में एक गाइडलाइन लाया था, बोला था कि GRAP, ठीक है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन फोर्स, ये डिपेंड करता है, इसके 4 लेवल होते हैं। जिस हिसाब से एयर क्वालिटी जो मेजर करने होते हैं, जैसे एयर क्वालिटी के 4 सीवियर कैटेगरी होते हैं, अगर एयर क्वालिटी अगर 72 होते गया, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी है CAQM में, उस हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। जैसे अगर पहला अगर कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हैं हम, इसमें मैंने इधर लिख रखा है, ठीक है। तो 4 जैसे मैंने लिख रखा है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। अगर एयर क्वालिटी पुअर है, पुअर कब होता है, जब AQI इंडेक्स बिटवीन 200 to 300, ठीक है। AQI इंडेक्स किससे मेजर करते हैं हम, AQI इंडेक्स मेजर करते हैं हम एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एयर में कितना पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है। डस्ट पार्टिकल होता है कितना, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। तो मेन ये सब हम देखते हैं, इसी से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते हैं। जब 201 और 300 के बीच में होगा तो ठीक है, उसमें क्या बैन करते हैं, SC बैन कर देगा, जो ओल्डर पेट्रोल या डीजल व्हीकल को उसको बैन कर देगा। इसी तरह बहुत सारे स्टेजेस है। लास्ट स्टेज जब होता है, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ग्रेटर देन 450, जब अनबियरेबल है सांस लेना, ठीक है, एनवायरनमेंट में, तब जो इंपॉर्टेंट जो हेवी मशीनरी, हेवी इंडस्ट्रीज को बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं और एक बार डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आपको, फिलहाल आप याद रखोगे कुछ जो उनका पैरामीटर होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करने का। मेनली जो पैरामीटर है उनका जो कंसीडर करते हैं PM 2.5, पार्टिकुलर मैटर 2.5 एंड 10, ठीक है। इससे डिसाइड होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, पुअर है, गुड है, वेरी पुअर है, सीवियर या सीवियर प्लस है, ठीक है। तो जिस हिसाब से पॉल्यूशन होता है, जिस हिसाब से AQI इंडेक्स का अगर कैटेगरी में डिग्रेड देखने को पाया जाता है, उस हिसाब से रेस्पॉन्स टीम जो ये 4 कैटेगरी स्टेज को एक्टिवेट होता है। जैसे अभी दिवाली आने वाला है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ने वाला है, तो लास्ट 2 साल से जब भी दिवाली के टाइम में स्टेज 4 कैटेगरी लग जाता है, ठीक है, जो कि बहुत सीवियर होता है। तो इसके डिटेल में मैंने क्वेश्चन एक बनाया, आप सॉल्व करोगे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे टाइप करके बताओगे। फिर नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये साइंस एंड टेक में पूछ रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। हेबर बॉस प्रोसेस, ठीक है, हेबर बॉस प्रोसेस, ये क्या होता है, ये इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू रिएक्टिव नाइट्रोजन, ठीक है। रिएक्टिव नाइट्रोजन क्या होता है, जो प्लांट्स जो कंज्यूम कर पाए। जैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में तो बहुत है, सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है, बट वो रेडिली कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्ट प्लांट्स कंज्यूम नहीं कर पाते, और प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ठीक है। तो ये नेचुरली कब अवेलेबल होगा, जो इसका नाइट्रोजन है ना, सिर्फ नेचुरली जो प्लांट जो रिएक्टिव, ठीक है, जो हमारा जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर, उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोलते हैं। हमें ज़रूरत क्या है, रिएक्टिव नाइट्रोजन का ज़रूरत होता है। तो रिएक्टिव नाइट्रोजन 3 ही प्रोसेस से बन पाएगा। एक होता है नेचुरल प्रोसेस है, जो लाइटनिंग से, ठीक है, जब लाइटनिंग होता है तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक कर देता है इनटू स्मॉलर यूनिट, जो कि रिएक्टिव नाइट्रोजन, उसको फिर प्लांट कंज्यूम कर सकता है। दूसरा क्या होता है, ये बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया। और एक क्या होता है आपका, अजोला,
तो ये 3 नेचुरल तरीके से हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को रिएक्टिव नाइट्रोजन कर सकते हैं ना। एक होता है लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होगा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्रेक होकर रिएक्टिव नाइट्रोजन बनता है। राइजोसोम बैक्टीरिया जो कि लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है, तो ये बैक्टीरिया हेल्प करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन। और एक होता है अजोला, ठीक है। बट इंडिया में क्या है या कोई भी कंट्री में फूड का बहुत डिमांड है, जो नाइट्रोजन क्या करता है प्लांट्स के लिए एक फर्टिलाइजर टाइप का ऐड करता है, तो हमें आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री सेटअप करना पड़ेगा। तो जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर है ये होता है हमारा एमोनिया, ठीक है, ये एमोनिया NH3। तो इसके लिए हमें नाइट्रोजन जरूरत है, ठीक है। इतना डिमांड है फूड का, हमें हेवी केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करना पड़ता है, हालांकि वो हेल्थ के लिए खराब है, बट जितना डिमांड है उसको मैच करने के लिए हमें फर्टिलाइजर, ये हो गया यूरिया हो गया, ये सब यूज़ करना पड़ता है ना। क्वेश्चन कम कि इतना हैवी अमाउंट में कैसे हम बना पाएंगे। तो हेबर ये पर्सन का नाम है, हेबर बॉस, दोनों पर्सन ने इन्होंने एक डिस्कवरी किया था जहाँ पे इस प्रोसेस से उन्होंने एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया रिएक्टिव नाइट्रोजन में और एक अमोनिया उससे बनाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ होता है इसमें, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन लेते हैं वो लोग, ठीक है, एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, इसको भी याद रखोगे, आयरन। हैबर्स प्रोसेस में कहीं कहीं पूछता है कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो आप याद रखोगे आयरन कैटलिस्ट यूज होता है। और ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया कंज्यूम नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयरन कंज्यूम नहीं होता है, एज ए कैटलिस्ट ऐड करता है और हमें गैस जो प्रोडक्शन करता है वो एमोनिया, यही हमारा फर्टिलाइजर जो बन के प्लांट्स को फिर जाता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो फ्लो साइकिल है मैंने बता दिया हूँ। तो ये जो भी बताया उसमें लिख रखा हूँ, ये पे आप देखोगे इसको अच्छे से, है ना। इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन, ये जो कुछ क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है हेबर्स प्रोसेस में मैंने लिख दिया, एयर है, नेचुरल गैस एंड वाटर एंड आयरन जो कैटलिस्ट टाइम में यूज होता है। तो ये जो बैक्टीरिया के मैं बारे में बोल रहा था, देखो यहाँ पे एक तो तुम्हारा लाइटनिंग से होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा जो नेचुरल तरीका है लाइटनिंग से होता है, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू रिएक्टिव नाइट्रोजन। फिर आपका आएगा लेग्यूमिनस प्लांट, राइजोजियम बैक्टीरिया, ये राइजोबिया या एजोटोबैक्टर, और एक स्पीसीज का नाम है अजोला जो कि हेल्प करता है नेचुरली सिंथेसाइज करने में नाइट्रोजन, ठीक है, जो कि प्लांट रेडिली यूज कर पाता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, मैंने आपको दे रखा है, इसको सॉल्व करोगे कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करना। फिर आ जाते हैं एक टॉपिक में, इंपॉर्टेंट टॉपिक में, गिग इकोनॉमी, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी बहुत ही चर्चे में चल रहा है। गिग इकोनॉमी, इसके अलावा और एक होता है प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है। तो ये होता है क्या है, किसको हम गिग इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है गिग इकोनॉमी एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, जैसे आपको मैं एग्जांपल में देता हूँ, आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। जैसे स्विगी के डिलीवरी बॉय हो गया या जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय हो गया, उस तरीके जो काम करते हैं ना उनको बोलते हैं गिग वर्कर्स या फिर बोलते हैं प्लेटफॉर्म वर्कर्स। तो ये जो वर्कर्स का सोशल सिक्योरिटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है। क्योंकि जब ये प्लेटफॉर्म जैसे उबर हो गया, ओला हो गया या स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, इनको एम्प्लॉय जो डिलीवरी पार्टनर है उनको वो लोग एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करते। और जबकि जो कंपनी अगर उसको एम्प्लॉय कंसिडर नहीं करेगा तो जो सोशल बेनिफिट्स है जैसे पेंशन हो गया, हेल्थ सिक्योरिटी हो गया, कैसे प्रोवाइड करेगा। तो ये सब कंपनी जैसे आपका उबर में बोला, ओला बोला, ठीक है, वो सब इसको एज एन एम्प्लॉय नहीं मान के उनको क्या बोलते हैं, वो हमारा पार्टनर है, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर है। तो जब ये दो स्टेटस दे देता है जो डिलीवरी गाय को या फिर जो पर्सन इस प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, तो उनको क्या करता है, ये जो एक लूपहोल है, स्विगी और उबर जैसा जो बड़े बड़े कंपनी है, इनको वो उनका फ़ायदा उठाते हैं और उनको जो सोशल सिक्योरिटी जो देना चाहिए, पेंशन हो गया, रिटायरमेंट का ये हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, उससे वो अपने मतलब उससे वो बच जाते हैं, ठीक है, उनका बहुत पैसा बच जाता होगा। तो इसी में आप इसको अच्छे से समझिए कि गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे वर्ड एक आता है एग्रीगेटर का बोल के, ठीक है। एग्रीगेटर्स होता है आपका जैसे ओला, उबर, ये सब को हम एग्रीगेटर बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर या कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर या फिर गिग वर्कर, वो सब जैसे हमारा स्विगी के जो डिलीवरी बॉय हो गया, जोमेटो का डिलीवरी बॉय हो गया, उनको बोलते हैं गिग वर्कर, ठीक है। तो इसमें ये न्यूज़ में, क्योंकि इनका सोशल सिक्योरिटी पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि अगर सपोज स्विगी का अगर डिलीवरी बॉय है ना, अगर जा रहा है खाना लेके, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो हेल्थ बेनिफिट है या हेल्थ इंश्योरेंस कौन कंपनी करेगा या खुद करेगा। फिलहाल तो उसका खुद ही को खर्चा करना पड़ता है अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, प्लस उनका पेमेंट से भी कट कर देते हैं उनका जो स्विगी जो कंपनी होता है। तो ये बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है कि ये जो एक्सीडेंट कवरेज हो गया, ठीक है, उनका सोशल सिक्योरिटी हो गया, वो सब कंपनी जैसे स्विगी जोमेटो ही को बियर करना पड़ेगा, ना कि उनको कॉन्ट्रैक्चुअल या गिग वर्कर का स्टेटस नहीं देना चाहिए, उनको एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करना चाहिए।
तो उसी का मैं डिटेल में यहाँ पे स्लाइड में दे दिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यों सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में अगेन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा फॉर गिग वर्कर। जैसे हमारा ट्रेडिशनल जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, सेम गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर में वैसा ही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ताकि जितना भी सोशल नेट में गिग वर्कर्स जो भी है सोशल नेट के अंदर आ पाए। ठीक है, और भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मैंने लिख रखा है, जैसे ये जो इस प्लेटफॉर्म है गिग या प्लेटफॉर्म वर्कर्स लोग को ना बहुत सारा मैटरनिटी, जैसे जो स्कीम होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम है इंपॉर्टेंट, उसका मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। ठीक है, मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, जैसे अगर कोई प्रेग्नेंट वेमेन है, अगर वो फॉर्मल इकोनॉमी में काम करती है तो उसको 26 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट या मैटरनिटी लीव मिल जाता है। बट अगर वेमेन स्विगी जोमेटो जैसे कंपनी में काम करती है उनको ये लीव नहीं मिलता है। तो ऐसे काफ़ी सारा स्कीम है, ठीक है, जो कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को नहीं पहुंच पाता है बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन, दिस कंपनीज दे आर नॉट ट्रीटिंग देम एज एन एम्प्लॉय। ठीक है, उनको एज ए पार्टनर ट्रीट करते हैं, तो वो हटाना है। इसके रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है, इसको आप सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स पे आंसर क्लिक करोगे। ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही न्यूज़ में आ रहा है और कम्युनिटी के ऊपर से बहुत पूछते हैं। ठीक है, जैसे मिटई, कुकीजो एंड नागा, तो ये सब पूछ लेता है। जैसे हक्की पिक्की एक कम्युनिटी है, बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, तो पूछ लेता है ये कम्युनिटी किस कंट्री से है या किस स्टेट से, ऐसा पूछ सकता है, ऐसे हक्की पिक्की। ठीक है, हक्की पिक्की जो कम्युनिटी है वो फेमस किसके लिए है, वो कर्नाटका का एक कम्युनिटी है। ठीक है, कर्नाटका हक्की पिक्की आप देख रहे होगे, बहुत सारा ऐड चल रहा होगा बाल वाइट करने का या बाल लंबे करने का। ठीक है, अभी बहुत वायरल वो सब ऐड चल रहा, तो वो जो ऑयल है जो डेवलप किया है, जो डेवलप किया है वो हक्की पिक्की कम्युनिटी से ही लोगों ने बना रखा है। ठीक है, कर्नाटका से बिलोंग करता है। तो बट मिटई कुकी जो नागा कम्युनिटी है, जैसे आपको लग रहा होगा ये जैसे ये आपका हो गया जो नागा कम्युनिटी, आप बोल सकते हैं नागालैंड का है, या कुकी जो है मिजोरम का है। ठीक है, बट ये जो कम्युनिटी है मिटई इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इसका बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो मणिपुर में रहता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये कम्युनिटी आप मणिपुर से बिलोंग करता है। ठीक है, जब मणिपुर में क्या हो रहा है, एथनिक वायलेंस हो रहा है ये सब कम्युनिटी पे। ठीक है, जो कि वहाँ पे जो प्रिविलेज क्लास है कम्युनिटी से मिटई है, तो उनके कुछ रिजर्वेशन के चलते और स्टेट ऑटोनॉमी, ठीक है, मणिपुर को एक नया दर्जा दिया जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में दिया जाए, तो उसकी वजह वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसलिए ये ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो न्यूज़ में है। तो आप इसको याद रखोगे, दिस कम्युनिटी ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो मेनली ये कम्युनिटी इसलिए न्यूज़ में, दिस आर फ्रॉम मणिपुर। ठीक है, नागा कम्युनिटी नागालैंड से, बट मेनली जो ये कम्युनिटी रिसाइड अभी है, तो अगर ऑप्शन में मणिपुर रहेगा तो मणिपुर विल बी द बेस्ट आंसर। ठीक है, तो होप सो आज के लिए इतना ही। मैंने क्वेश्चन 5 टॉपिक बना रखा है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। कल आपसे मुलाकात होगी फिर से बियॉन्ड हेडलाइंस चैनल में। ठीक है, थैंक यू सो मच।